नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया दिन भर और दिन भर की सभी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत बेखौफ होते अपराधियों की खबर से करते हैं। तो अब अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है। कलम की ताकत को क्या अब बंदूक की ताकत से दबाने की कोशिश की जा रही है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही दो तस्वीरें यही तस्दीक कर रही हैं। तस्वीर बिहार और झारखंड की है। दोनों राज्यों में पत्रकार की हत्या की खबर ने यह सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है कि अब सरकार और सिस्टम ने अपराधियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। क्या कानून का खौफ अपराधियों के ज़हन से मिट चुका है। झारखंड के चतरा में गुरुवार को एक निजी चैनल के रिपोर्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में रांची में पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकाला। तो शुक्रवार को हिंदुस्तान अखबार के ब्यूरो चीफ की सरे बाजार गोली मारकर सीवान में हत्या कर दी गई। दोनों ही राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार है। बिहार में नीतीश की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार है और बीजेपी विपक्ष में है। बीजेपी यहां जंगल राज होने का आए दिन आरोप भी लगाती है। तो झारखंड में बीजेपी की अगुवाई वाली रघुबर सरकार है और वहां विपक्ष अपराध के बढ़ते ग्राफ का लगातार आरोप लगाता है। लेकिन सवाल है कि क्या इस सियासी आरोप प्रत्यारोप से हटकर सियासतदां अपने अपने गिरेबां में झांककर देखेंगे। क्या इन घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है। तो दो तस्वीरें हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है झारखंड के चतरा की, जहां पर एक निजी चैनल के रिपोर्टर की गुरुवार को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इस पर खूब राजनीतिक बयानबाजी भी होती है। राजनीति भी इस मामले पर खूब होती है। लेकिन दूसरी जो तस्वीर है वो बिहार की है। यहां पर सुशासन का दावा किया जाता है आए दिन सरकार के नुमाइंदों के द्वारा, प्रवक्ताओं के द्वारा। लेकिन यहां भी स्थिति कमोबेश वैसी ही है जैसी कि झारखंड में है। यहां पर आज हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ, सीवान के ब्यूरो चीफ की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। हिंदुस्तान अखबार के सीवान के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की सरेशाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने स्टेशन रोड फल मंडी के पास पत्रकार को गोली मारी। घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित किया गया। पुलिस के अनुसार अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार थे। अपराधियों की संख्या कितनी थी यह अभी साफ नहीं हो सका है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। राजदेव रंजन अपने ऑफिस से निकलकर घर की ओर जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी और उनकी हत्या कर दी। अपराधियों ने राजदेव रंजन को बिल्कुल नजदीक से गोली मारी। सूचना मिलते ही जिले के सभी मीडिया कर्मी सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने के पहले ही राजदेव ने दम तोड़ दिया था। इधर बीजेपी ने सीवान में पत्रकार की हत्या पर सरकार पर हमला किया है। बीजेपी ने कहा है कि बिहार में अपराधियों का तांडव हो रहा है। सीवान में राजदेव रंजन जी की जो हत्या हुई है यह बहुत दुखद घटना है। एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या आज करने का प्रयास हुआ है और नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के अंदर में हत्यारों को छूट दे दी है। आज हत्यारों का तांडव बिहार के अंदर जारी है। लगातार हत्याएं हो रही हैं और लोगों के मन से, अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म हो गया है। सच पूछे तो आज बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि यदि कोई जिंदा है तो वो इसलिए जिंदा है कि उसे मारने वाला कोई नहीं है। यदि बिहार में किसी को मारने का कोई तय कर ले तो आज उसे बिहार की सरकार और इसका पुलिस प्रशासन नहीं बचा सकता है, क्योंकि अपराधियों के मन में अब कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। तो उधर झारखंड के चतरा में पत्रकार इंद्रदेव यादव की हत्या के विरोध में रांची में पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकाला। पत्रकारों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा की मांग के साथ पत्रकारों की सुरक्षा की भी मांग की है। आपको बता दें कि गुरुवार की रात को अज्ञात हमलावरों ने इंद्रदेव यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमारे सहयोगी की जिस तरह से हत्या हुई है ये बहुत दुखद है, पत्रकार जगत के लिए भी काफ़ी दुखद है। और हम राज्य सरकार से मांग करते हैं
कि जो मृतक परिवार है उसको उचित मुआवजा तो दिया ही जाए, साथ ही साथ उसके परिजनों को जो भी सक्षम हो उसे सरकारी नौकरी दी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, पूरे मामले की जो है निष्पक्ष जांच हो, ये हम सबों की मांग है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने चतरा में एक निजी चैनल के पत्रकार इंद्रदेव यादव की हत्या की निंदा की है। लालू यादव ने कहा कि पत्रकार की हत्या से साफ हो चुका है कि झारखंड में अपराधियों का शासन है। पत्रकार इंद्रदेव की हत्या गुरुवार की रात कर दी गई थी। सबकी बोलती बंद है। भाजपा के लोगों का सुना यहाँ का डीसी एसपी देखने भी इंद्रदेव यादव की हत्या हुई। क्या लगता है? इंद्रदेव यादव की हत्या पत्रकार थे ये, और फिर शंभू यादव की भी हत्या हुई है। लगातार यहाँ हत्या हो रही है। बिल्कुल मुक्त दर्शक है। और मैं चीफ मिनिस्टर से बात करूँगा और डीजीपी से। अब डीजीपी वाले लोग बताएं कि इसकी हत्या क्यों हुई। राजस्थान के कोटा में छात्रों के 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में बिहार के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि दूसरा छात्र गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मृतक छात्र का नाम सत्य प्रकाश बताया जा रहा है और वो बिहार के नवादा जिले का रहने वाला था। पुलिस ने इस मामले में 12 छात्रों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मृतक छात्र सत्य प्रकाश गुरुवार को रात में कोटा के महावीर नगर इलाके में मेस में खाना खाकर हॉस्टल वापस लौट रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उस पर हमला बोल दिया। सत्य प्रकाश की बुरी तरीके से पिटाई की गई। इस पिटाई में सत्य प्रकाश की जान चली गई और उसका साथी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। कोटा में सत्य प्रकाश की हत्या के बाद उसके गांव में मातम का माहौल है। नवादा के नगर थाने के गुनावा के रहने वाले सत्य प्रकाश कोटा में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रहा था, लेकिन डॉक्टर बनने का उसका सपना अधूरा ही रह गया। बेटे को डॉक्टर बनाने का अरमान पाले मां बाप ने 2013 में मेडिकल की तैयारी के लिए उसे कोटा भेजा था, लेकिन सत्य प्रकाश की मौत ने मां बाप के अरमानों को खाक में मिला दिया। गांव वालों के अनुसार सत्य प्रकाश पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ काफी मेहनती भी था। जानकारी क्या मिला आप लोग को? जानकारी ये मिली कि कोई मतलब कि उसके फ्रेंड कॉल किए, उसके बाद बोले कि प्रिंस राज का झगड़ा हुआ है और कोई चाकू ठोक दिया है, वो बहुत सीरियस में है, हम लोग उसको एडमिट करवाने जा रहे हैं। उधर छात्र की मौत को लेकर लाडपुरा से बीजेपी विधायक भवानी सिंह राजावत ने विवादित बयान दे दिया है। राजावत ने बिहार के कोटा में कोचिंग करने गए छात्रों की सूची तैयार करने की मांग की है। भवानी सिंह ने कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े परिवार के छात्रों को कोटा से बाहर निकाला जाए। कोटा पूरे देश में आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन बिहार से आने वाले छात्रों ने लगातार अपराध करके और जिस तरह का वातावरण कोटा में खड़ा किया है, मैं इस बात को लेके बहुत चिंता है कि आखिर यहाँ तक अपराध बढ़ गए हैं कि एक छात्र दूसरे छात्र की हत्या कर दे और ये अपराध हिंसा का रूप ले ले और बिहार टाइगर्स फोर्स नाम का गठन कर ले, संगठन बना ले और वो संगठन अपराधों को अंजाम देता चला जाए। प्रशासन को जिस मुस्तैदी से ऐसे संगठन के जितने सक्रिय सदस्य हैं उनको गिरफ्तार करना चाहिए। तो ये अपराध जो पनपता जा रहा बिहारी छात्रों का, उसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। केवल ये नहीं कि किसी ने हत्या कर दी उसको गिरफ्तार कर लिया, यहाँ तक कठोर निर्णय लेना होगा कि बिहार के छात्र जो जितने कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लिए हैं, पहले तो सूची तैयार की जाएगा कितने हजार, 2000, 5000, 10,000 बिहार के छात्र हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी ली जाए कि बिहार में उनके परिवारों के कई अपराधों से तार जुड़े हुए हैं और उसी मानसिकता को लेके वो कोटा में आए हैं, तो उनको यहाँ से कोचिंग से उनको निकाला जाए, उनकी फीस वापस लौटाई जाए। हाँ, संभ्रांत परिवार के, अच्छे परिवारों के, पारिवारिक पृष्ठभूमि के हैं, उनको चपेट में नहीं लिया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। जेडीयू से निलंबित और फरार एमएलसी मनोरमा देवी की ओर से गया सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई है। उनकी इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी।
मनोरमा देवी के फरार हुए 3 दिन बीत चुके हैं। उनकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है। गुरुवार को पुलिस ने बिंदी यादव के भाई शीतल यादव के गया स्थित आवास पर छापेमारी की। हालांकि इस बारे में पुलिस ने कुछ भी बोलने से परहेज किया। दरअसल उत्पाद विभाग और पुलिस की छापेमारी में मनोरमा देवी के घर से शराब की बोतलें बरामद हुई थी और इसी मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद मनोरमा देवी फरार चल रही हैं। मनोरमा देवी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से सरकार और पुलिस पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। उनके ऊपर डिपेंड करता है सरेंडर करना। सरेंडर करने की बात, उनके दिल की बात मैं कैसे बतला सकूं कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने आपके पास कॉपी आ गई जो फाइल की है? कॉपी तो हमारे पास मुंशी के पास सर्व हो गया है। हाँ। हमारे ऑफिस में या हमारे क्लर्क के पास वो सर्व हुआ है, जैसा कि उसने हमको जानकारी दी। जी तो जी सर, क्या इसमें वो फाइल हुआ है, इसका ऑथेंटिसिटी हम मान रहे हैं, चूंकि एक वकील साहब ने भी कहा है कि फाइल हुआ है। तो खैर फाइल हुआ है तो इसकी सुनवाई मंडे को होगी। वहीं जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी के घर पर गया पुलिस ने कुर्की जब्ती का इस्तेहार चस्पा किया है। मनोरमा देवी के घर पर छापेमारी के दौरान शराब की बोतलें बरामद हुई थी। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने गया में मनोरमा देवी के आवास और निर्माणाधीन होटल पर कुर्की का इस्तेहार चिपकाया। फिलहाल मनोरमा देवी फरार हैं और उनके अग्रिम जमानत पर सोमवार को सुनवाई होने वाली है। श्रीमती मनोरमा देवी के आवास पर आज हमला किया, विधिवत हमला किया गया। 2 स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अगर इसमें दिए गए टाइम के अंतर्गत वो न्यायालय में सरेंडर नहीं करती हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाए। इनका जहाँ जहाँ चल संपत्ति की पता चल रहा है वहाँ पर सभी जगह टिकवाया। तो जेडीयू से निलंबित और फरार एमएलसी मनोरमा देवी पर प्रशासन का शिकंजा कसना शुरू हो गया है। मनोरमा देवी और बिंदी यादव के नाम से जारी आर्म्स लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया है। हथियार को जमा कराने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। मनोरमा देवी के पास 3 बंदूकें हैं, जिसमें एक डबल बैरल बंदूक, एक रिवॉल्वर और एक राइफल शामिल है, जबकि उनके पति और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बिंदी यादव के नाम पर एक राइफल का लाइसेंस है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मनोरमा देवी के नाम से निर्गत 3 लाइसेंस को तथा बिंदेश्वर प्रसाद यादव के नाम से निर्गत 1 लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है और उनको 3 दिन की नोटिस सर्व की गई है क्योंकि उनके लाइसेंसेस क्यों नहीं रद्द कर दिए जाए और उनको आर्म्स को जमा कराने के लिए निर्देश दिया गया। इधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है। मनोरमा देवी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अरेस्ट वारंट जारी हो गया है। कोई भी बच के कितना दूर भी जाएगा हम लोग उसको पकड़ निकालेंगे। और अब बात करते हैं जी मीडिया के खबर के असर की। तो सियालदह एक्सप्रेस में हुई यात्री की मौत के मामले में हुई लापरवाही के आरोप में टीटीई को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही किऊल स्टेशन के डॉक्टर को भी बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल श्रीकांत सिंह की मौत के बाद नियम में भी बदलाव किया गया है। बीमार यात्री का डॉक्टर से चेकअप जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर निजी डॉक्टर की भी सहायता लेने का निर्देश दिया गया है। आपको बता दें कि आखिर ये मामला क्या है। तो ट्रेन में इलाज के अभाव में श्रीकांत सिंह की मौत हो गई थी। श्रीकांत सिंह बलिया में अपनी बेटी और पत्नी के साथ कोलकाता के लिए रवाना हुए। ट्रेन में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। टीटी से मदद मांगी गई। इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया गया। 8 घंटे बाद जब झाझा स्टेशन पर डॉक्टर पहुंचे तब तक श्रीकांत सिंह की मौत हो चुकी थी। इस मामले पर रेल प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। बिहार में ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3 गुना बढ़ोतरी की गई है। बिहार कैबिनेट की बैठक में प्रत्येक प्रसव पर मानदेय बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया गया है। वहीं कई विभागों में नए पदों के सृजन की भी मंजूरी मिली है। इसके साथ ही फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 2016 से लागू हो गया है। बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला हुआ है, जो कि सदर, अनुमंडल, रेफरल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत जो ममता कार्यकर्ता हैं, उनकी जो प्रोत्साहन राशि पहले 100 रुपये थी,
के स्थान पर अब प्रति प्रसव 300 रुपये भुगतान की स्वीकृति दी गई है, यानी 3 गुना की गई है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या है, भारत सरकार की योजना है, उसमें हम लोग एडवर्टीजमेंट निकलेगा, उसके बाद प्रीमियम प्रत्येक जिला के लिए प्रीमियम दर निर्धारित होगा, उसका 2% किसान देंगे, यानी 100 रुपये अगर प्रीमियम दर है तो 2 रुपये किसान देंगे और बाकी 50-50 जो है वो स्टेट और सेंटर देगी। और जो फसल कटनी और उसका जो क्षति का आकलन है उसके आधार पर 350% की राशि उसको भुगतान की जाएगी। भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के अधीनस्थ 12 नए पदों के स्वीकृति दी गई है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय महिला महाविद्यालय गर्दनी बाग और गुलजार बाग दोनों के 79 सहायक प्राध्यापिकाओं को बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली 2003 और 6 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति दी गई है।